हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो टॉपिक है आपके सीए इंटर के जीएसटी में, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बता दूं, ये जो पढ़ाई होने वाला है बहुत ही डिटेल में होने वाला है। हर चीज़ों को मैं आपको समझा करके दूंगा। जो भी प्रोविज़न है, प्रोविज़न का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे, देन उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये प्रोविज़न आया जीएसटी लॉ में तो क्यों आया, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो मॉड्यूल में सम्स है ना, वो सभी सम्स को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर हो जाएगा इस टॉपिक पे। और फिर इसके बाद से आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। तो सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, जहाँ पे इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चीज़ें किया, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अप्लाई किया चीज़ों को, प्रोविज़न को। जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट का असेसमेंट आया एंटिटीज पे, हमारे क्लाइंट पे, तो उसको भी मैंने हैंडल किया। तो उससे क्या हुआ, उससे और भी मुझे चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि गवर्नमेंट इस जीएसटी को किस एंगल से देखती है। ओके, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो प्रोविज़न को कैसे इंटरप्रीट करते हैं, कौन कौन सा वो एरिया है जहाँ से लायबिलिटी आता है। तो ये हर चीज़ें जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं आपको सिखा करके दूंगा। ओके, और जो पढ़ाई होगा ना, ये बहुत ही स्पेशल बुक से होगा, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके डिज़ाइन किया है। ये देखिए आप, हर चीज़ों को इतना अच्छे वे में मैंने लिखा है ना कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करना बहुत ही आसान होएगा। पूरा बुक पूरा आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे पढ़ेंगे। तो आइए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते जाते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एक आसान भाषा में। देन हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और फिर हर चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एक बिजनेस है जो मोबाइल में ट्रेडिंग करता है, मतलब मोबाइल खरीदता है और मोबाइल बेचता है। ओके, तो हम मानते हैं कि एक मोबाइल ये बिजनेस ने 1 लाख रुपए में खरीदा। ओके, और उसी मोबाइल पे 20% 20,000 का प्रॉफिट ऐड करके 20% प्रॉफिट ऐड करके 1,20,000 में बेच दिया। ओके, जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा था तो ये गवर्नमेंट देखो क्या बोल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि बिजनेस ये जो आपका परचेस है और ये जो आपका सेल है, ये दोनों पे जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर जो मैं 18% के रेट से जीएसटी की बात करूं कि जीएसटी लगा इस ट्रांजैक्शन पे एट द रेट ऑफ 18%, तो यहाँ पे जीएसटी हो जाएगा अपना 18,000। ओके, और उसके बाद से अगर जो मैं यहाँ पे अगर जो जीएसटी की बात करूं कि जीएसटी यहाँ पे एट द रेट 18% लगा है, तो ये जो जीएसटी आएगा कितना आएगा बताइए। तो जीएसटी आएगा 21,600 रुपये का। ओके, अब ये जीएसटी लग गया। अब देखो, बिजनेसमैन का ये वाला जो लेग है ये आउटवर्ड सप्लाई है और ये इनवर्ड सप्लाई है। ओके, इस ट्रांजैक्शन पे बिजनेसमैन को या बिजनेस को जीएसटी 21,600 का पे करना है, और ये परचेस पे जो सामने से इनको सेल किया है, जो सप्लायर था मोबाइल फोन का बिजनेस के लिए, उसने 18,000 का जीएसटी चार्ज किया है। मतलब क्या, ये जो बिजनेस है कितना पैसा दिए रहेंगे, तो 1,00,000 प्लस 18,000 दिए रहेंगे। ओके, अब उनको पे करना है 21,600 रुपये का जीएसटी। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि ये जो पेमेंट है, पेमेंट 2 सोर्स से होता है। जीएसटी का जो पेमेंट है, जीएसटी पेमेंट, इसके 2 सोर्स रहते हैं साहब। एक सोर्स रहता है आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मालूम है किसको बोलते हैं, कि जो आपने अपने इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स का पेमेंट किया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई पे उन्होंने कितना किया है टैक्स का पेमेंट, तो 18,000, तो इसका उनको क्रेडिट मिल जाएगा, ये इसका कहना है। ओके, 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको हम आईटीसी बोलेंगे। और जो बैलेंस रहेगा वो कैसे पे करना पड़ेगा, तो वो कैश में पे करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये जीएसटी के पेमेंट की बात करूं तो क्या होएगा, सबसे पहले जो आईटीसी है
18,000, उससे ये 21,000 का लायबिलिटी पे होगा। अब बच कितना जाता है, तो 3,600 बच जाता है। तो 3,600 का पेमेंट कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, बात समझ में आया आपको? मोटा मोटी आईटीसी क्या होता है वो समझ में आ गया। तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम आउटवर्ड टैक्स का पेमेंट करेंगे उस समय पे जो हमने अपने इनवर्ड टैक्स पे टैक्स का पेमेंट कर दिया, मतलब जो हमारे को बेचा है उसने मेरे से टैक्स काट करके गवर्नमेंट को भर दिया है, उसको हम आईटीसी बोलते हैं और उसका हम क्रेडिट लेंगे। ओके, ठीक है, ये तो जस्ट एक झांकी था। आइए अब हम और डीप में अपने बुक से पढ़ाई करते हैं। देखिए, आईटीसी, आईटीसी 3 वर्ड से मिलकर बना है, इनपुट, टैक्स एंड क्रेडिट। इनपुट्स मतलब क्या, आप बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें आप लेते हो, जो जो चीजें आप खरीदते हो, जो आपका इनवर्ड सप्लाई होता है, ठीक है ना, इनपुट जो लग रहा है। तो देखो, आप 2 चीजें लेते हो, आप गुड्स खरीदते हो एंड सर्विसेज खरीदते हो। जो दिखता है और बिकता है वो गुड्स कहलाता है, जो नहीं दिखता है फिर भी बिकता है वो सर्विसेज कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आप गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, यहाँ पे सर्विस को तो इन लोगों ने फर्दर क्लासीफाई नहीं किया है, लेकिन गुड्स को लोगों ने 2 लेवल पे क्लासीफाई किया है। एक होता है इनपुट्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ओके, इनपुट्स मतलब क्या, इनपुट्स का मतलब होता है जो हमारा जिसमें बिजनेस ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मोबाइल का बिजनेस में मोबाइल इनपुट्स हो गया, और उसको छोड़ करके हर चीजें जो हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि वहां पे फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर लगा हुआ है बिल बनाने के लिए, पंखा है, एसी है, वो हर चीजें क्या होंगी, वो सभी चीजें कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स कहलाएंगी, ठीक है। और अदर देन कैपिटल गुड्स हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, और दूसरी साइड सर्विसेज। तो ये हम क्या परचेस कर रहे हैं, इसके बारे में बाद में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो आप इनपुट खरीद रहे हो उस पे आप जो टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो, तो ये हो गया इनपुट टैक्स। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमने इनपुट खरीदा उस पे जो टैक्स का पेमेंट किया। क्रेडिट मतलब उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा साहब, माइनस करने को मिल जाएगा। कभी जब आप अपने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स भरोगे, जैसे कि 21,600 का भर रहे थे ना टैक्स, उसमें से 18,000 का आपको क्रेडिट मिल गया, वही बोल रहा है। क्रेडिट डिडक्शन विल बी अवेलेबल फॉर सच टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, ठीक है। देखिए, आपको मोटा मोटी तो आइडिया आ गया कि आईटीसी क्या होता है। अब ये जो मेरा एग्जाम्पल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको बहुत ही सारे लॉजिक निकल के आएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का चेन लिया है, मतलब एक जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचता है तो कितना उसमें चैन होता है, उसके बेसिस पे एग्जांपल बनाए। तो देखो, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, देन होलसेलर है, देन रिटेलर है, उसके बाद से फाइनल कंज्यूमर है। ओके, तो देखो, इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया। देखो, ये प्रोड्यूसर है, मान लेते हैं उसने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको वो बेच रहा है 100 रुपये में, और इसका खुद का इनपुट कुछ नहीं लगा। ओके, मतलब इसने कुछ भी अपने जहां से ये खरीदा है उसका कुछ टैक्स नहीं पे किया है, ठीक है ना, जो भी किया है खुद से प्रोड्यूस किया है। ओके, तो 100 रुपये का इसका प्रोडक्शन है। अभी इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, 18 रुपया, 18% के हिसाब से। इसका आईटीसी कुछ नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करेगा बताइए साहब। ओके, तो ये जो जीएसटी है गवर्नमेंट को 18 रुपया देगा। ओके, 100 रुपये के गुड्स पे 18 रुपये का जीएसटी। अब देखो, तो आप बताइए प्रोड्यूसर होलसेलर से लेगा कितना, तो वो 2 चीजें लेगा, एक तो 100 रुपया लेगा और 18 रुपया जीएसटी लेगा। ओके, अब ये जो होलसेलर है, होलसेलर ये फिर से मार्केट में बेचेगा गुड्स। अब देखिए, अब ये कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा इस पे, तो समझ लीजिए 20%, 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, तो होलसेलर अभी कितने का बेचेगा, 120 रुपये का बेचेगा। तो अगर जो मैं 120 रुपये का 18% निकालूं तो ये आता है 21.6 रुपीज। तो गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भाई मेरे को इस पे 18% का टैक्स दो। होलसेलर क्या बोल रहा है मालूम है, अरे जो मैं प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदा वही मैं रिटेलर को बेच रहा हूं, तो इस पे तो आपने 100 रुपये पे टैक्स ऑलरेडी ले चुके हो। तो जब 100 रुपये पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो और मेरे से 120 रुपये पे टैक्स ले रहे हो,
फिर तो आप 220 रुपए पे टैक्स ले लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार बात तो तुम सही बोल रहे हो। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया गया, आईटीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। आईटीसी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ठीक है भाई, जो वैल्यू एडिशन है उसी पे टैक्स लगेगा, मतलब 20 रुपये पे टैक्स लगेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आउटपुट पे जो आपका टैक्स बन रहा है और जो इनपुट पे बन रहा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो ना 3.60 क्या है, अगर जो 20 रुपये पे आप डायरेक्ट 18% अप्लाई करो, यही आंसर आएगा आपका। समझ रहे हैं बात को। तो इसके लिए वैल्यू एडिशन चलता रहे, बस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगे, इसीलिए क्या हुआ, आईटीसी का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही रिटेलर है, रिटेलर ने समझ लो ये जो 120 रुपये का बेचा तो इन्होंने 120 रुपये का खरीदा, अब उसमें ये 40 रुपये का प्रॉफिट करके 160 रुपये को फाइनल कंज्यूमर को बेच रही है प्रोडक्ट। अब देखो फाइनल कंज्यूमर से ये क्या लेंगे, तो 160 रुपया लेंगे और 28.80 रुपीज़ का जीएसटी लेंगे। फिर से गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे को जीएसटी दो, तो फिर से इनका कहना है कि जो वैल्यू एडिशन है उस पर ही जाएगा, तो जो मेरा आउटपुट जो इनपुट पर टैक्स है उसका मेरे को क्रेडिट दो। तो 21.6 रुपीज़ का क्रेडिट तो मिल गया, तो नेट में गवर्नमेंट ने 7.2 रुपीज़ का टैक्स ले लिया। समझ रहे हैं। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये टैक्स का अल्टीमेटली बर्डन किस पे आकर के गिरा, देखिए फाइनल कंज्यूमर पे, क्योंकि जो इन पे लगा वो इनसे ले लिए, जो इन पे लगा वो इनसे ले लिए, और जो इन पे लगा वो इनसे ले लिए, और फाइनल कंज्यूमर तो ये प्रोडक्ट बेचने वाला है नहीं मार्केट में, तो इसीलिए फाइनल कंज्यूमर पे ही ये बर्डन आया। ओके, दूसरी बात, जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। ठीक है ना, यहाँ पे 100 रुपये का वैल्यू एडिशन था तो 100 रुपये पे, यहाँ पे 20 रुपया, यहाँ पे 40 रुपया। ओके, मेरे को ये समझाना था आईटीसी के रिस्पेक्ट में, आशा करता हूँ समझ में आया। इन केस आपको डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ क्या करूंगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूंगा जिसके आपको आना बहुत जरूरी है, देन टू ही ये आप टॉपिक को समझ पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए वो डेफिनेशंस भी हम सीख लेते हैं। तो जो पहला अपना डेफिनेशन है वो है इनवर्ड सप्लाई पे। ये कहाँ पे दिया है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दिया है। तो क्या बोलता है, इनवर्ड सप्लाई किसके बारे में बात करता रहेगा भाई, बताएं, जो भी हम खरीद रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो वही लिखा है, इट मीन्स रिसीट ऑफ, किस चीज का आप रिसीव कर रहे हो, गुड्स का, सर्विसेज का, या फिर दोनों का। ठीक है, किस तरह से, परचेस करके, एक्विजिशन करके, या फिर एनी अदर मीन्स के थ्रू। और मालूम है क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कंसिडरेशन हो भी सकता है या कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है। ओके, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि जीएसटी में कुछ डिम्ड सप्लाई है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी उसको सप्लाई मान के उस पर टैक्स लगा देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। ओके, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आप कैपिटल एसेट को बेच रहे हो, वहाँ पे भी ऐसा होता है। फिर क्या बोलते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे भी ऐसा होता है, डिम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। समझे ना, जो सप्लाई वाले में मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया हूँ, चाहिए रहेगा तो उधर जा करके आप वो देख सकते हो। तो ये हो गया मेरा इनवर्ड सप्लाई का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स का मतलब क्या। तो देखो ना, इनवर्ड सप्लाई पे जो मैंने टैक्स पे किया रहेगा वही तो मेरा इनपुट टैक्स है। ठीक है, तो देखो वही बोल रहा है, कहाँ पे लिखा है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में लिखा है। क्या बोल रहा है, देखिए, एनी टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन। तो जो भी चार्ज हो रहा है टैक्स किस पे, जो रजिस्टर पर्सन को सप्लाई कर रहे हो उस पे। ओके, अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर सीजीएसटी यूटीजीएसटी हो सकता है, या फिर आईजीएसटी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है साहब कि जो कंपोजिशन टैक्स का पेमेंट हो रहा है, कंपोजिशन डीलर है उसको आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, कंपोजिशन डीलर से खरीद के और उधर पेमेंट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल इनवॉइस ही नहीं इशू कर सकता। ओके, तो ये हो गया। साथ ही साथ क्या, आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब आप दूसरे देश से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है बताइए आपसे, तो ये जो कस्टम वाले हैं ना, कस्टम वाले ही आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी के साथ। तो बोला जा रहा है वही कि आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी यहाँ पे इनपुट टैक्स में आएगा। ठीक है ना, भले ही आप कस्टम अथॉरिटी को उसका पेमेंट किए हो। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, एनी जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम।
आरसीएम में आप पे ही लाइबिलिटी है। तो अगर जो आरसीएम में आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, आप अपने इनवर्ड सप्लाई पे, तो उस पे भी जो आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो भी आपका इनपुट टैक्स रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला है ना, इस पे क्वेश्चन भी है आपके मॉड्यूल में, तो आइए देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये तो सीधा बोल रहा है व्हाट इज इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको यही छाप देना है कि भाई यही इनपुट टैक्स है। ओके देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, इट मीन्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो जो इनपुट टैक्स आपने भरा है उसका क्रेडिट ले रहे हो तो उसे ही बोलते हैं आईटीसी। ओके अब देखिए जो अपना अगला डिस्कशन है वो है किस पे, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे। ठीक है, ये क्या है आपके, ये वो चीजें हैं जिस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, मतलब क्या, इनवर्ड सप्लाई है, जो आप चीजें खरीद रहे हो। ओके तो एक तरफ जो बिजनेस होता है उसमें दो ही चीजें खरीदी जाती है, जो दिखता है वो और जो नहीं दिखता है वो। ठीक है, जो दिखता है और खरीदा जाता है उसे हम गुड्स बोलते हैं, और जो नहीं दिखता है फिर भी खरीदा जाता है उसे हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए गुड्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि गुड्स ना, यहाँ पे जीएसटी में उसको फर्दर क्लासिफाई किए हैं और उसको क्या बोल रहे हैं भाई, गुड्स आपका कैपिटल गुड्स है या फिर इनपुट्स है। ठीक है, इन लोगों ने क्या बोला, कैपिटल गुड्स किसे बोलेंगे, तो इसको ये क्या बोले, जो कैपिटलाइज होगा, गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज दैट इज रिकॉर्डेड इनटू बैलेंस शीट। ठीक है ना, इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, इनटेंजिबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इनटेंजिबल को अलग से ही उसने क्या बोल दिया, इनपुट्स बोल दिया। ठीक है, इनपुट सर्विस बोल दिया। अभी क्या बोलते हैं, इनपुट्स किसको बोलते हैं, तो जिस गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है तो मोबाइल फोन, मेरा कैमरे का बिजनेस है तो कैमरा, ये सभी क्या है, ये आपके गुड्स में ट्रेडिंग होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनपुट्स। ओके, साथ ही साथ ये सर्विस के बारे में क्या बोला गया, इनपुट सर्विसेज। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्विसेज, जो भी आप सर्विस लेते हो। ठीक है, सर्विस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन है, आप रेंट भरते हो, एडवर्टीजमेंट कराते हो। ठीक है, ये सभी चीजें आती हैं सर्विसेज में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कभी मानी जाएंगी, जब यूज और इंटेंडेड टू यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जब इस चीज को आप खरीदोगे अपने बिजनेस में, किस चीज के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है ना, देन ओनली ही आपको क्रेडिट भी मिलेगा, इसके लिए ऐसा बनाया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेशन वाला पार्ट था, आपको समझ में आया रहेगा। देखो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी निकल के आता है कि क्या बोलता है ऑब्जर्वेशन, इफ बिजनेसमैन परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर नॉन बिजनेस यूज दैट इज पर्सनल यूज देन आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। बात भी सही है, अब बिजनेसमैन कुछ घर के लिए खरीद रहा है, तो आप बताओ गवर्नमेंट को फर्दर सप्लाई पे कुछ टैक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा भाई, वो तो घर पे ले जाके यूज कर लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई तुम पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज खरीद रहे हो ना, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा बिजनेसमैन, भले ही आप जीएसटी में रजिस्टर रहोगे। ओके, तो ये मेरा दूसरा पार्ट था जो आपको समझ में आया रहेगा। देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे को पढ़ाई करना है वो देखिए सेक्शन 16 की पढ़ाई करना है, जो क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर आईटीसी, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कंडीशन है आईटीसी को अवेल करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात हमको सेक्शन 17 के बारे में पढ़ाई करना है, जो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट बोलेगा और ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करेगा। ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन ने कुछ खरीदा, वो बिजनेस में भी यूज कर रहा है और घर के लिए भी यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको अपोर्शन करो भाई, और जो नॉन बिजनेस यूज है उसका आईटीसी डिसअलाउड कर दो। ठीक है, ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब कुछ क्रेडिट गवर्नमेंट ने ऐसा आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि फूड पे जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से कॉस्मेटिक्स पे हो रही हैं, देन कुछ मोटर व्हीकल्स में किस स्पेसिफिक केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देन सेक्शन 18 में आईटीसी इन
स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जब ये आप बिजनेस को बेच रहे हो या फिर न्यूली रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, उस केस में कैसे आईटीसी क्लेम करोगे उसकी बात करेंगे। एंड देन सेक्शन 49 पे हम जाएंगे, जहाँ पे हम पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को आपको पढ़ाना है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। कैसा लग रहा है बताइए थोड़ा कमेंट करके, मुझे भी समझ में आए। ओके, अब देखो, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि भाई आईटीसी अवेलमेंट क्या होता है और आईटीसी यूटिलाइजेशन क्या होता है। देखो, आईटीसी अवेलमेंट मतलब आप गवर्नमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से क्लेम कर रहे हो कि भाई इतना मैं परचेस किया हूं तो इस पे मेरा इतना जीएसटी बन रहा है। ओके, एक बार ये आईटीसी आपने अवेल कर लिया, देन उस आईटीसी को आप यूज करोगे किस चीज के लिए? अपने टैक्स के पेमेंट के लिए। समझ रहे हैं बात को आप? तो देखिए, अगर जो मैं एक दूसरे वे में समझाऊं तो कुछ ऐसे समझाऊंगा, जैसे कि समझ लीजिए मिस्टर ए है जो एम्प्लॉई है, ठीक है, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये पहले सैलरी को आस्क करेंगे, मतलब मांगेंगे, ठीक है। आस्किंग फॉर द सैलरी एज ही हैज वर्क फॉर अ मंथ, ठीक है। तो एक महीने के लिए मिस्टर ए ने काम किया है, तो उस सैलरी को मांग रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आईटीसी को अवेल कर रहे हैं, आईटीसी को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। देन अब ये सैलरी को यूज करेंगे। अब यूज क्यों कैसे करेंगे? तो भाई रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, ठीक है, कुछ घर के खर्चे रहेंगे उसका पेमेंट कर देंगे, अपना लाइट बिल भर देंगे, इंटरनेट का बिल भर देंगे, रेंट भर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये होता है यूटिलाइजेशन। ओके, तो सैलरी का यूटिलाइजेशन। वैसे ही ये आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन होगा टैक्स को पे करने के लिए, जीएसटी के पेमेंट के लिए। समझ में आया? तो आईटीसी और अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन के बीच में आपको डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्या बोला जा रहा है कि जो आईटीसी क्लेम करने की बात है, आईटीसी अवेल करने की बात है, इसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? आपको 3B फाइल करना है। 3B फाइल करके ही आप एलिजिबल आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अभी आईटीसी जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए दो रास्ते हैं, मतलब टैक्स का पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दो रास्ते दिए। 99% 3B के थ्रू टैक्स का पेमेंट होता है, और कहीं पे कुछ गलती हो जाए, ठीक है ना, साल निकल जाए, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर आकर के बोले भाई ये आपने पेमेंट नहीं किया, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, DRC 03 से भी पेमेंट कर देते हैं। DRC मीन्स डिमांड एंड रिकवरी, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना यूटिलाइजेशन कैसे होएगा। अगला इंपॉर्टेंट बात मालूम है क्या है? ये आईटीसी अवेल करने के लिए, क्लेम करने के लिए टाइम लिमिट है, ठीक है। लेकिन आईटीसी एक बार अवेल कर लिए तो आप उसको कभी भी यूटिलाइज करो, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, अभी जो आईटीसी अवेलमेंट होता है, इससे क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी जब भी आप अवेल करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होएगा, ठीक है। जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना आपका अकाउंट, ठीक है, और जब निकालते हो तो डेबिट होता है। वैसे यहाँ पे है, ठीक है, क्रेडिट एंट्री, और यहाँ पे डेबिट एंट्री यूटिलाइजेशन का, क्योंकि ये गवर्नमेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बना करके रखा है। तो अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके साथ बात करूंगा one of the important section of GST, that is section 16, जो बात करता है eligibility and condition for claiming of ITC। मतलब क्या? देखो, मैं क्लेम की बात कर रहा हूं, अवेलमेंट की बात कर रहा हूं, यूटिलाइजेशन की बात यहां पे नहीं चल रही है, ठीक है। तो अवेलमेंट के लिए कौन एलिजिबल होगा, और अगर जो वो एलिजिबल हुआ तो उसे क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, वो सेक्शन 16 में लिखा है। सेक्शन 16 का सब सेक्शन जो 1 है वो एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग द आईटीसी के बारे में बात करता है, अवेलिंग द आईटीसी के बारे में बात करता है। तो क्या बोलते हैं भाई, देखिए, रजिस्टर पर्सन इंटाइटल टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स फॉर इनवर्ड सप्लाई
ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखो रजिस्टर पर्सन, दूसरा जो उसका इनवर्ड सप्लाई हो रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है, तो वो एलिजिबल होगा। ओके, एक बार एलिजिबल हो गया तो अभी क्या क्या वो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करने पे आईटीसी क्लेम कर पाएगा एलिजिबल पर्सन। तो देखिए यहाँ पे 6 कंडीशन है जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन का आपको ना एक मोटा मोटी आइडिया देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, आईटीसी अवेल कौन करता है, सप्लायर या फिर रेसिपिएंट? तो बट ऑब्वियस रेसिपिएंट आईटीसी अवेल करता है, ठीक है। तो देखो Who will avail the ITC? रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो रेसिपिएंट है गुड्स एंड और सर्विसेज का, वो क्या करेगा, आईटीसी को अवेल करेगा। लेकिन मजे की बात क्या है मालूम है साहब, कि भले ये रेसिपिएंट आईटीसी अवेल करेगा, लेकिन इसको कुछ ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे जो ये खुद को भी कुछ कंडीशन लगते हैं और कुछ सप्लायर पे भी। मतलब इसको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, क्या मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका हूं, ठीक है, साथ ही साथ क्या मैंने जिससे खरीदा है उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। अगर जो ये दोनों तरफ के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ओनली ये रेसिपिएंट वुड बी एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। ओके, तो आइए देखते हैं वो क्या क्या कंडीशन है साहब। तो सबसे पहली बात क्या बोलता है कि रेसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जो रेसिपिएंट है उसके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। मतलब क्या, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई ये रेसिपिएंट, सप्लायर काटा रहेगा कि मैं रेसिपिएंट को ये बेचा हूँ, इस दिन पे बेचा हूँ, इस रेट से बेचा हूँ, इस पे 18% या जो भी रेट है उससे इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो सप्लायर है ना, इस इनवॉइस को R1 में रिपोर्ट किया है या फिर R1A में अमेंड किया है, अगर जो रिक्वायरमेंट हुई है तो, ठीक है। उसके बाद से R1 में ये रिपोर्ट किया है तो इनके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए रेसिपिएंट के। ओके, अगर जो R1 में रिपोर्ट किया 2B में रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, इतने पे ही आईटीसी क्लेम कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या बोला जा रहा है, रेसिपिएंट आपको एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड होने चाहिए। ये कंडीशन क्यों आया भाई, ये इसके लिए आया कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन ना हो। ये नहीं कि इनवॉइसिंग खेल के इधर उधर क्रेडिट ट्रांसफर करते रहे, ऐसा नहीं। अगर जो बिना गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे आप इनवॉइस इशू करते हो सप्लायर, और रेसिपिएंट उसका क्रेडिट लेता है, तो उसे संगीन जुल्म माना जाता है जीएसटी लॉ में, ठीक है। इसे हम ट्रेडिंग इन इनवॉइसेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि रेसिपिएंट आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सप्लायर आप R1 फाइल करो और उसके बाद से 2B में दिखना चाहिए रेसिपिएंट के। रेसिपिएंट आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना मांगता है, देन जो सप्लायर है ना, वो टैक्स का पेमेंट भी कर देना मांगता है। सप्लायर टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे, 3B फाइल करके, ठीक है। मैं बताया ना कि 99% 3B फाइल करके टैक्स का पेमेंट होता है, ओके। और कुछ केसेस में क्या होता है, DRC से भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3B फाइल करना चाहिए, या तो आप आईटीसी यूज करके टैक्स का पेमेंट किए रहो या फिर कैश से किए रहो, दोनों चलेगा। उसके बाद से आईटीसी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रेसिपिएंट। मतलब गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट को आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करके ना रखा हो, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ये जो रेसिपिएंट है ना, ये सही आदमी नहीं है। इसने क्या किया है, R1 में समझ लीजिए 1 लाख का जीएसटी दिखाया है, लेकिन 3B में 60,000 का भरा ही है। तो गवर्नमेंट इस केस में बोल सकता है भाई तेरे को आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। या फिर इसके 2B में 100 रुपये का क्रेडिट दिख रहा है और इसने 150 का क्लेम करके बैठ गया है, तो आईटीसी गवर्नमेंट नहीं लेने देगी इनको, ठीक है। तो आईटीसी इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलता है, रेसिपिएंट आपको आईटीसी अवेल करना है ना। अब आप अवेल कैसे कर सकते हो आईटीसी, तो 3B के थ्रू ही तो कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि भाई आपको 3B फाइल करना है,
ठीक है, और उसमें ये जो इनवॉइस है उसका क्रेडिट ले लेना है। मोटा मोटी समझ में आया? ठीक है, अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को। ओके, देखिए यहाँ पे सो कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए जो रीड करते हैं हम रूल 36 के साथ, वो क्या बोलता है? फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन पोजेशन ऑफ द रेसिपिएंट फॉर द अवेलिंग द आईटीसी। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है जो रेसिपिएंट के पास होने चाहिए आईटीसी को अवेल करने के लिए। क्या क्या है? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए आरसीएम के केस में। ठीक है, आरसीएम में जब हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हैं तो उस केस में हमको खुद ही इनवॉइस करके खुद ही टैक्स पे करना रहता है। तो आरसीएम के केस में अपने पास सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए, या फिर जब भी अपना इंपोर्ट हो, आईजीएसटी पेएबल हो, तो वहाँ पे अपने पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, या फिर आईएसडी के केस में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आईएसडी का इनवॉइस होना चाहिए। ओके, और देखो क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज डबल ए क्या बोलता है? टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर हैज बीन मेंशन इन R1 या फिर R1A अंडर सेक्शन 37। तो जब ये इनवॉइस है या डेबिट नोट है, ये सभी क्या होने मांगते हैं? जो सप्लायर है वो जब भी R1 फाइल करेगा ना, या फिर R1A में अमेंडमेंट करेगा, तो वहां पे ये होना चाहिए। उसके बाद से सच डिटेल हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38। तो जो सेक्शन 38 में बोला गया है 2B के बारे में कि ऑटो पॉपुलेट होता है 2B में, वो यहाँ पे जो R1 में दिखा है वो 2B में दिखना चाहिए। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है? ठीक है, उसके पहले ये जो दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 101 पे क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी? क्या क्या कंडीशन है? तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, ये जो मैं कंडीशन पढ़ाया ना वही लिख देने हैं, और आपको देखना है कितने मार्क्स का आने वाला है। अगर जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है इन दैट केस जो मैं पूरा ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 19 पे वो देख लेते हैं। वो किसके रिस्पेक्ट में है कि R1 फाइल करके सप्लायर वो इनवॉइस दिखाने का और 2B में वो रिफ्लेक्ट करेगा तो ही हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं पेज नंबर 19 पे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? विजय सेल्स और रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्ड 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 10 lakhs फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, तो अक्टूबर के मंथ में विजय सेल से उनका इनवर्ट सप्लाई है जहां पे 100 इनवॉइसेस पे उन्होंने खरीदारी की है। ठीक है, और यहाँ पे जो खरीदारी की है 100 इनवॉइसेस से, वहां पे जीएसटी कितना है? 10 लाख का जीएसटी इन्वॉल्व है। ओके, बहुत सारे सप्लायर से इन्होंने खरीदा है। आगे क्या बोला जा रहा है? आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस डिटेल ऑफ 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 lakhs has been furnished by the supplier in their respective GST R1s filed on the prescribed due date thereafter and reflected in 2B of the Vijay sales। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये जो 100 इनवॉइसेस है, 100 इनवॉइसेस में से जो 80 इनवॉइसेस है ये R1 में फाइल हुआ और 2B में रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, इसका अगर जो मैं वैल्यू देखूं जीएसटी का, तो इस पे जीएसटी कितना इन्वॉल्व है? 6 लाख इन्वॉल्व है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि देयर वाज नो अमेंडमेंट मेड इन जीएसटी R1s
बाय द सच सप्लायर्स यूजिंग R1A फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है ना। तो R1A में उसको अमेंड भी नहीं किया। R1 किसके लिए यूज किया जाता है, R1 में हम सप्लाई को रिपोर्ट करते हैं, अगर जो वहां पे कुछ गलती होती है तो हम R1A में उसी टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सप्लायर के द्वारा गलती नहीं हुआ तो उन लोगों को चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द ITC दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द विजय सेल्स इन GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर to be filed on 20th of November assuming that the GST of 10 lakhs is otherwise eligible for ITC। मतलब क्या बोला जा रहा है कि इसको छोड़ करके जो सेक्शन 16 में कंडीशन है वो सब सेटिस्फाइड है। तो ठीक है, क्योंकि सेक्शन 16 का ये 2B वाला है वो क्या बोलता है कि जितना रिफ्लेक्ट होगा उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 लाख रिफ्लेक्टेड है 10 लाख में से, तो 6 लाख को क्लेम कर सकते हो, 4 लाख को नहीं क्लेम कर सकते हो। तो देखो आंसर में क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी अवेल्ड, तो 6 लाख अवेल्ड किया जा सकता है, और ये जो 4 लाख रिफ्लेक्ट ही नहीं है 2B में उसे हम अवेल्ड नहीं कर सकते। तो टोटल हम 6 लाख अवेल्ड कर सकते हैं 10 लाख में से। ओके, क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। इनकेस कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगले कंडीशन पे चलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के बारे में, जो किसके बारे में बात करता है, ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। तो कंडीशन ये भी हमने देखा कि भाई जो रेसिपिएंट है उससे गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आने लगी थी जो इंडस्ट्री में देखा गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, ये जो गुड्स रिसीव्ड है या फिर सर्विसेज रिसीव्ड है उसके कुछ एक्सेप्शन बने, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिम्ड रिसीट, मतलब ना रिसीट होते हुए भी हम ऐसा मान लेंगे कि रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल। अब ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, मिस्टर बी है, मिस्टर बी को मिस्टर ए से गुड्स खरीदना था, तो मिस्टर ए को ऑर्डर दिए। अब जैसे ही ऑर्डर दिए, जो ये गुड्स खरीदने वाले थे बेचने के लिए, तुरंत ही मिस्टर सी ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि भाई वो मेरे को गुड्स चाहिए। अब देखा जाए प्रैक्टिकली तो क्या होना चाहिए, मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई करने चाहिए एंड देन मिस्टर बी मिस्टर सी को सप्लाई करने चाहिए। लेकिन देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसा आप समझिए ना, जैसे कि ये यूपी से हैं, ये मुंबई से हैं और ये बिहार से हैं। ओके, तो एक बार गुड्स मुंबई जाए, देन मुंबई से बिहार जाए, ठीक है, यूपी से, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा यार, ठीक है। बस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए अल्टीमेटली तो सी के पास ही गुड्स जाने हैं, और यूपी बिहार नज़दीक है और मुंबई तो बहुत दूर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार ऐसा केस हो ना, तो मिस्टर ए आप डायरेक्टली मिस्टर सी को भेज सकते हो गुड्स, लेकिन मिस्टर ए जो आप इनवॉइसिंग करोगे वो मिस्टर बी पे ही करोगे, और जो मिस्टर बी है वो किस पे इनवॉइसिंग करेंगे, मिस्टर सी पे करेंगे। तो मिस्टर ए का क्या हुआ, बिल टू बी एंड शिप टू सी, तो ये बिल टू शिप टू मॉडल है। समझ में आ रहेगा आपको। ओके, अभी इस चीज पे ना बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी है मॉड्यूल में आपके, तो वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 इस पे है, तो आइए पहले उसको ही देखते हैं। पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21। ओके, यहाँ पे देखो कौन कौन है। बद्री इज अ ट्रेडर, बद्री इज अ ट्रेडर हु प्लेस एन ऑर्डर ऑन आत्माराम फॉर अ कंसाइनमेंट ऑफ सोडा एस। तो देखो ये बद्री है, ये एक ट्रेडर है, इन्होंने क्या किया, आत्माराम पे एक ऑर्डर किया कि भाई आत्माराम आप मेरे को क्या करो ना, सोडा एस सप्लाई करो, ठीक है। बद्री रिसीव्ड अ बाइंग ऑर्डर फ्रॉम द चंपक फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द सोडा एस। अब क्या हुआ, ये जो बद्री है ना, चंपक से एक ऑर्डर उनको मिल गया कि भाई वो जो मेरे को एक सोडा एस चाहिए, और जो बद्री आत्माराम से खरीद रहे सेम टू सेम चाहिए, ठीक है। बद्री इंस्ट्रक्ट द आत्माराम टू डिलीवर द गुड्स टू चंपक एंड इन टर्न आत्माराम रेज द इनवॉइस ऑन द बद्री एज बद्री इज द एक्चुअल बायर ऑफ द गुड्स हु हैव इंस्ट्रक्टेड आत्माराम टू डिलीवर द गुड्स टू चंपक, ठीक है।
अभी आत्माराम ने क्या किया, गुड्स यहाँ पे डिलीवरी कर दिया, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल बायर तो यही है तो इन पे बिल इशू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो द गुड्स आर नॉट एक्चुअली रिसीव्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ बदरी, बात भी सही है कि बदरी के प्रीमाइसेस पे वो गुड्स नहीं रिसीव्ड हुआ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी अलाउ आईटीसी ऑफ द सच गुड्स टू बदरी, तो बदरी को आईटीसी अलाउड करता है डिम द एक्सेप्टेंस के थ्रू, डिम द रिसीट के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहेगा। अभी देखो ये गुड्स के साथ साथ देखिए गुड्स शिप्स या फिर सर्विस प्रोवाइडेड पे भी अप्लीकेबल है, तो सर्विस प्रोवाइडेड का आपका दूसरा एग्जांपल है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली ऑफ एबीसी लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है वो डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड से कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए एक एग्रीमेंट किया है, और देखो ये उसके लिए किया है जो एबीसी के ब्रांचेस है, जो कहाँ कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। ठीक है, और एबीसी खुद कहाँ पे है, उसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। ओके, डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड इशूड एन इनवॉइस ऑन एबीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। तो देखिए क्या बोल रहा है कि डीईएफ भले ही सर्विस यहाँ और यहाँ प्रोवाइड किया ब्रांच ऑफिस को, लेकिन उसने बिल कर दिया हेड ऑफिस को जो दिल्ली में है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, दो द एक्चुअल सर्विस आर रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑफिस एंड नॉट बाय द हेड ऑफिस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी अलाउस आईटीसी ऑफ द सच रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द हेड ऑफिस। ठीक है, बात भी आपको इस समझ में आ गया। ओके, अब इस पे और भी आपको एक क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोल रहा है। मेसर्स दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली has placed an order of 250 kg of the plastic granules at the rate of 50 per kg exclusive of GST on Messrs Karim and Bros of Noida। तो ठीक है, यहाँ पे कौन है, तो एक है दीवान एंड सन्स। ओके, ये कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है। उसके बाद से दूसरा कौन है, तो दूसरा है करीम एंड ब्रोज। ये कहाँ से है, तो करीम एंड ब्रोज है नोएडा से। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, ऑफ नोएडा यूपी मेसर्स करीम एंड ब्रोज हैज एग्रीड टू डिलीवर। तो ये जो करीम एंड ब्रोज है वो क्या बोलते हैं, एग्री किए दीवान से, गुड्स एट द वेयर हाउस ऑफ द मिस्टर दीवान एंड सस दिल्ली। तो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली में ये पहुंचा दूंगा। ठीक है, ओके। वाइल द ऑर्डर वॉज गेटिंग पैक्ड एट द फैक्ट्री ऑफ द करीम एंड ब्रोज, तो करीम एंड ब्रोज के इधर जब ये ऑर्डर पैक हो रहा था कि भाई दीवान के इधर भेजना है, ठीक है, दीवान एंड सन्स गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द शुभकामना सेल्स ऑफ हापुर यूपी फॉर 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रैनुअल्स एट द रेट ऑफ 60 पर kg। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर पैक हो रहा था उसी टाइम पे क्या हुआ, एक दूसरा पर्सन यहाँ पे एंट्री कर लिया, और वो जो पर्सन है वो कौन है, तो पर्सन है शुभकामना, KAMNA। ओके, ये कहाँ से है शुभकामना, तो शुभकामना है यूपी से, और ये क्या बोल रहा है दीवान से कि भाई मेरे को उस चीज चाहिए, और ये देखो ना ये 60 रुपया दे रहा है,
और ये यहाँ पे 50 रुपया मिल रहा था, ठीक है, ब्रोस को। तो दीवान ऐसा सीधे सीधे 10 रुपया कमा रहे हैं। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू सेव्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है ना, कि गुड्स यहाँ पे यहाँ जाता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, भाई डायरेक्टली तुम क्या करो, इधर भेज दो। ओके, Messrs. Dewan and Sons ask Mr. Karim and Bros to directly deliver the plastic granules to the Shubhkamna cells at its godown located in the Hapur. Okay. Accordingly, Messrs. Karim and Bros has delivered the plastic granules at the godown of the Shubhkamna सेल एट हापुर, ठीक है ना। तो शुभकामना सेल जो हापुर में है यूपी में, वहां पे इसने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया, इसको ना डिलीवर करते हुए, लेकिन बिलिंग इस पे ही किया, और बिलिंग ये इस पे किया। हाँ, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू दीवान एंड सन्स। ओके, दूसरा करीम एंड ब्रोज, करीम एंड ब्रोज यहाँ पे दूसरा नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा शुभकामना। तो देखो, इनको भी आईटीसी मिल जाएगा और इनको भी आईटीसी मिल जाएगा। इनको कितने पे आईटीसी मिलेगा, तो यहाँ पे है ना, कितने का खरीदे ये, इस रेट से जो आएगा अराउंड 12,500 उस पे मिल जाएगा, और उसके बाद से जो उस पे टैक्स बनेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद से दूसरा है ना, ये आएगा अराउंड 15,000 रुपया, तो उस पे जो टैक्स बनेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, शुभकर्मा को। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझा रहेगा। ओके, आंसर यही रहेगा, देख लीजिएगा आप एक बार। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इफ द गुड्स रिसीव्ड इन द लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, अगर जो गुड्स लॉट्स या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड हो रहा है तो क्या, तो क्या बोला जाता है मालूम है, कि अगर जो गुड्स लॉट्स या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड हो रहा है, तो जब भी लास्ट लॉट्स या इंस्टॉलमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद ही रेसिपिएंट ऑफ गुड्स आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वही यहाँ पे बोला है, आईटीसी शैल बी अवेल्ड ओनली अपॉन द रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, अब बात ये आता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है, ऐसा लॉ बना, कौन ऐसा बायर रहेगा भाई कि जो खरीद के छोड़ देगा, ऐसा होता है। देखिए, कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है ना, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री, जहां पे कभी कभी रॉ मटेरियल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, कोई कोई रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है। तो कोई ऐसा जो रॉ मटेरियल है जो बहुत ही स्केयर है, बहुत ही दुर्लभ है, कभी कभी मिलता है। समझ लीजिए एक सप्लायर के पास है, तो बायर क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा, उसको 1 महीने का रिक्वायरमेंट है ना, 3 महीने का ऑर्डर दे देगा, और सप्लायर से बोलेगा भाई एक काम करना, तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स देना, 3 मंथ देना, ठीक है ना, 3 महीने का समझते। तो अब 3 महीने में देना, तो पहला महीने का आएगा, समझ लीजिए पहले महीने में जो सप्लायर है उसने इनवॉइस भी काट दिया और हमने पेमेंट भी कर दिया, तो क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नो, एज अ रेसिपिएंट यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी अनलेस यू रिसीव द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स। ओके, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। अभी आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं, जो पेज नंबर 25 पे है। ओके, पेज नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोल रहा है, XYZ enter into a contract with the ABC for the supply of 10 metric ton of a chemical for 1,18,000 inclusive of GST 18,000। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड है, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ABC लिमिटेड से, किसके लिए, सप्लाई करने के लिए 10 मेट्रिक टन ऑफ द केमिकल फॉर 1,18,000, जिसमें GST कितना इंक्लूड होगा, 18,000 इंक्लूड होगा, इन द मंथ ऑफ अगस्त, और ये कभी कर रहा है, अगस्त के महीने में कर रहा है। ओके, द केमिकल इज टू बी डिलीवर इन द लॉट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। और देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये जो केमिकल है लॉट में डिलीवर होंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। ठीक है, तो अगस्त, नवंबर, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, एबीसी रेज द इनवॉइस फॉर द इंटायर अमाउंट इन द अगस्त। एबीसी ने क्या किया कि पूरे इनवॉइस रेज कर दिया, पूरे जो भी अमाउंट था उसका, इन अगस्त, एंड द XYZ ऑल्सो मेक द पेमेंट इन द सेम मंथ। और XYZ ने क्या किया, पेमेंट भी कर दिया, बट द सप्लाई इज
कंप्लीटेड इन द नवंबर, सप्लाई कभी कंप्लीट हुआ, नवंबर में जाकर के कंप्लीट हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। दो XYZ लिमिटेड पेड द फुल टैक्स एज अर्ली एज अगस्त, it can take the ITC of the same only on the receipt of the last lot of the chemical in the month of November। तो जब ये नवंबर का 3B फाइल करेंगे उस टाइम पे ही XYZ लिमिटेड क्रेडिट ले पाएंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आया रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया लॉट वाला। अगला क्या बोल रहा है देखो, कंडीशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज BA क्या लगाता है, द डिटेल ऑफ द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द सच रजिस्टर पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। मतलब क्या, रेसिपिएंट को जो ITC दिख रहा है उसके 2B में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ये जो रेसिपिएंट है ना वो टैक्स का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउटवर्ड सप्लाई R1 में ज़्यादा दिखा रहा है कंपेयर टू क्या 3B में दिखाया है, क्या 3B में पे किया है। देखिए R1 में कोई सप्लाई दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। गवर्नमेंट को तो टैक्स जब भी 3B में उसका फाइलिंग करके पेमेंट होता है तो ही मिलता है। ओके, तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि R1 में दिखा दिया, दैट डजंट मीन्स कि उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो R1 में ज़्यादा है, 3B में कम पेमेंट किया है, तो वैसा भी भाई ये डिफ़ॉल्ट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या फिर जो उसको ITC का क्लेम जो 3B में किया है वो ग्रेटर किया है कंपेयर टू क्या 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2B में 100 रुपये का क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसने क्लेम कर लिया है 150 रुपये का, ठीक है। तो उसको ITC रिस्ट्रिक्ट होएगा, वो क्लेम नहीं कर सकता। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ITC उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अभी देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज C क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, ये अवेलमेंट ऑफ ITC की बात करता है सेक्शन 41। ओके, द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट ईदर इन कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC बाय द सप्लायर। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि टैक्स का पेमेंट होना चाहिए भाई, जो टैक्स है एक्चुअली पेड हो जाना चाहिए। ओके, बाय द किसके द्वारा, सप्लायर के द्वारा। ओके, और सप्लायर पेमेंट कैसे करेगा, 3B फाइल करके। अच्छा, तो आप कैसे जानेंगे कि वो सप्लायर ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, कैसे क्वेश्चन में आपको समझेगा। तो देखो, अगर जो उसने 3B फाइल किया है सप्लायर ने तो उसने टैक्स का पेमेंट किया है, नहीं फाइल किया है तो नहीं पे किया है। ओके, अब ये जो पेमेंट किया है 3B में दोनों तरह से करेगा तो चलेगा, या तो ITC से भी पे कर देगा तो चलेगा, या फिर क्या कर सकता है वो, या फिर कैश से पे करे अगर जो उसके पास ITC का शॉर्टेज है। तो बात आप समझ रहे हैं, जो मैं उधर कंडीशन बताया ना उसी के इधर उधर घूम के हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शुरू में जो आपको बेसिक समझा दिया वो चार्ट लेकर के। ओके, अब इस पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखना है, वो भी देख लेते हैं पेज नंबर 22 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, क्या बोला जा रहा है, झमकू और रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई गुड्स टू द चमकू वैल्यूइंग 10,000 on which he charged CGST and SGST 9,000 each in the invoice raised in March 2024। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है, तो एक है झमकू, ओके, और दूसरा कौन है, दूसरा है चमकू। ओके, ये कौन है, ये सप्लायर है, ये चमकू कौन है, रेसिपिएंट है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है कि 10,000 का टैक्सेबल वैल्यू था, 9,000 टैक्स करके कौन से महीने में, तो मार्च के महीने में ये हुआ है। ओके, झमकू जो सप्लायर हैं अब लोडेड द डिटेल ऑफ द सेड इनवॉइस इन द R1 for the said month filing before the due date based on which Chamku avail the said ITC of 9,000 each toward CGST and SGST while filing his 3B for the month of March 2024 as the said ITC was also reflected in his GSTR 2B। ओके,
तो क्या हुआ, इन्होंने R1 में फाइल किया तो इनके 2B में दिखा, तो 2B में दिखा तो ये ITC चमकू ने क्लेम कर लिया। ओके, कौन से महीने में ये सब चल रहा है, मार्च के महीने में चल रहा है। ओके, हाउएवर झमकू failed to furnish the corresponding GSTR 3B for the month of March 2024 up to September 2024। क्या हुआ मालूम है, इन्होंने R1 तो फाइल किया, वो सप्लाई तो रिपोर्ट किया, लेकिन 3B ही नहीं फाइल किए। कब तक नहीं फाइल किए, सितंबर तक नहीं फाइल किए। बताइए, तो इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स मिला क्या, नहीं मिला ना। गवर्नमेंट को टैक्स तो 3B जब ये झमकू सेलर फाइल किए रहते तो मिलता था, और उसका सामने ये चमकू ने R1 ये 2B में दिखा तो क्रेडिट ले लिए। ओके, और ये जो झमकू है ये सितंबर तक अपना फाइल नहीं किए, 2024 तक। ठीक है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंगली वाइल फाइलिंग 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, ठीक है, ऑन 20th November 2024 चमकू रिवर्स एन अमाउंट ऑफ ITC अर्लियर अवेल्ड बाय हिम। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई चमकू, आपने ये जो ITC क्लेम कर लिए हो ना, उस पर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया है। तो जब गवर्नमेंट को कोई पैसा मिला ही नहीं है तो गवर्नमेंट चमकू आपको ITC कहाँ से देगी। और इसीलिए एक काम करो, आप उस ITC को रिवर्स कर डालो जब भी अक्टूबर का आप रिटर्न फाइल करोगे 20th नवंबर को। तो ठीक है, चमकू रिवर्स एन अमाउंट ऑफ ITC अर्लियर अवेल्ड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रिवर्स कर दिया। आगे क्या बोल रहा जा रहा है, सब्सिक्वेंटली हमेशा मानते हैं, सपोज इफ झमकू फाइल्स GSTR 3B on 20th of December 2024 and pays the said amount of 9,900 each towards CGST and SGST, झमकू can now re-avail the said input tax credit of 900 toward the CGST and SGST which he has reversed earlier। तो क्या बोला जा रहा है कि ठीक है, एक बार रिवर्स कर दिए, अब जैसे भी ये फाइल करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने दिसंबर में जाकर के फाइल किया 28 दिसंबर को, ठीक है ना, तो नवंबर का फाइल किए रहेंगे, तो वहाँ पे जो इन्होंने पेमेंट कर दिया तो तुम ITC अवेल कर सकते हो। ठीक है, री अवेल कर सकते हो। अब एक मेरे को आप बात बताओ, ठीक है ये री अवेल तो कर लेंगे, लेकिन जब ही मार्च में इन्होंने ITC क्लेम कर लिया और वो रिवर्स जा करके कभी कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं 28 नवंबर को, तो जब भी मार्च का ये 3B फाइल किए रहेंगे, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं ऐसे कि भाई 20 अप्रैल को फाइल किए रहेंगे, उस समय ITC अवेल किए। अब वो ITC अवेल करके मान लेते हैं वो ITC यूज भी कर लिए टैक्स के पेमेंट का, और आ करके वो 20 नवंबर को रिवर्स कर रहे, तो क्या गवर्नमेंट इनको बस ITC रिवर्सल पे ही छोड़ देगी? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट इनके साथ साथ 18% टैक्स भी भरवाएगी अंडर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट में। समझ रहे हो, सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट भरवाएगी 18% रेट पर एनम के हिसाब से। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज D, रेसिपिएंट हैज टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ही मस्ट फर्निश द डिटेल ऑफ सच इनवर्ट सप्लाई इन 3B रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भाई, ये जो रेसिपिएंट था हमारे एग्जाम्पल में, रेसिपिएंट था, मैंने आपको इधर क्या पढ़ाया, ITC हम अवेल कहाँ पे कर सकते हैं, 3B ही फाइल करके कर सकते हैं, तो हम तो अवेलमेंट का ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्योंकि ITC हम अवेल करने के लिए 3B ही फाइल करेंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि भाई आपको एज अ रेसिपिएंट 3B फाइल करना है, और जिस इनवर्ट सप्लाई का आपको क्रेडिट लेना है वो यहाँ पे दिखाना है। ठीक है ना, तो आपको दिखाना है। और मजे की बात क्या है मालूम है, यहाँ पे इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग नहीं होता है, क्या होता है, इन टोटल रिपोर्टिंग होता है, समरी लेवल पे रिपोर्टिंग होता है। तो कहने का मतलब क्या है, समरी में समझ लीजिए 10 इनवॉइस है 10-10 रुपीज़ के ITC के, तो 100 रुपया होता है, तो 100 रुपये में वो इनवॉइस इंक्लूड होना चाहिए जिसका आप ITC क्लेम कर रहे हो, वैसा कहने का मतलब है। ओके, तो ये था साहब कंडीशन ITC को क्लेम करने के लिए। कैसा लगा बताइए, समझ में आया रहेगा। अब सेक्शन
जो 16 है इसमें और भी बातें लिखी हुई है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ये क्या है, ये भी बड़े मजेदार है। बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ये क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑन आईटीसी, ठीक है, आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड फॉर द टैक्स कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या बोलता है कि आईटीसी नहीं अलाउड होगा किस चीज का, टैक्स कंपोनेंट का, किस पे, तो कैपिटल गुड्स पे एंड प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे एंड कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अलाउड नहीं होएगा, ठीक है, टैक्स कंपोनेंट का। वेयर द टैक्स कंपोनेंट टेकन इन द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहने का मतलब क्या है कि आप इनकम टैक्स में जो इनवॉइस वैल्यू है, जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, उस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स में आप तो बोल रहे हो पूरा कॉस्ट है, मेरा जीएसटी भी कॉस्ट है, तो आपका जो जीएसटी है उतने से प्रॉफिट कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है, आप वहां पे जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो ना, टैक्स कंपोनेंट पे भी, तो यहाँ पे हम वो जो टैक्स कंपोनेंट है, वो टैक्स कंपोनेंट का आईटीसी नहीं क्लेम करने देंगे, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि देखो, टैक्स कंपोनेंट ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स, तो प्लांट एंड मशीनरी रहे या फिर और कोई कैपिटल गुड्स रहे, अगर जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो ठीक है, आईटीसी मत क्लेम करना, या फिर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन मत क्लेम करना। क्यों ऐसा, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इनटू डबल बेनिफिट टू टैक्स पेयर, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिए जीएसटी कंपोनेंट पे और यहाँ पे आईटीसी भी क्लेम कर रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट थोड़ी ना अलाउड करेगा। ओके, इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। तो स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड है, वो टैक्सेबल गुड्स बनाता है। इट परचेज अ मशीनरी ऑफ 8 lakhs ऑन विच आईजीएसटी ऑफ 14,400 इज पेड, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक मशीनरी खरीदा है 8 लाख का और जिसपे आईजीएसटी 14,400 पे किया है, ठीक है। द कंपनी हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द मशीन। तो कंपनी ने क्या किया है, जो फुल वैल्यू ऑफ मशीन है, फुल वैल्यू ऑफ मशीन, उस पे उसने क्या किया है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, ओके, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। जो क्या बोलता है, इंक्लूडिंग है आईजीएसटी कंपोनेंट का, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि ऑल्सो अवेल्ड आईटीसी ऑफ 14,400 बाय इट्स एज आईजीएसटी, और आईजीएसटी में 14,400 का उसने आईटीसी भी क्लेम कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइए, एग्जामिन इफ द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी इज करेक्ट इन लॉ। तो क्या ये जो इन्होंने स्टैंड लिया है कि आईटीसी भी क्लेम कर लिए टैक्स कंपोनेंट का और उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिए, सही है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बताइए, इसके वजह से। कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के हिसाब से, वही आपको आंसर लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बड़ा ही मजेदार, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला कि आईटीसी अवेलमेंट के लिए टाइम लिमिट है, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है कि कब तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं कि वो जो टाइम लिमिट है वो कब तक का है, हम कब तक आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि फिनेंशियल ईयर है ना, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 22-23, तो वो फाइनेंशियल ईयर का कोई इनवॉइस है या फिर कोई डेबिट नोट है, उसका हम क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हैं। तो ठीक है, 30th नंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो
30 नवंबर तक हम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब क्या, जो इनवॉइस है अप्रैल 22 का रहे या फिर अप्रैल 22 से मार्च 23 के बीच का कोई भी इनवॉइस रहे, समझ रहे हो, उसका आप क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हो, कौन से डेट तक क्लेम कर सकते हो, तो मार्च खत्म होने के बाद 38 नवंबर तक, मतलब 38 नवंबर 2023 तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, जो आपका एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 9 है, उसका जो एक्चुअल डेट होगा रिटर्न फाइलिंग का, वो ये जो दोनों में से अर्लियर आएगा उस दिन तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट आपको मालूम है क्या, बताइए। आपका जो जीएसटीआर 9 है उसका क्या ड्यू डेट रहता है, तो उसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर। तो नॉर्मली क्या होएगा ना, यही डेट पहले आता है और 31 दिसंबर को हम 9 फाइल करते हैं। तो आप देखोगे तो आपको 99% 30 नवंबर तक हुई आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा हो गया तो कहीं पे एनुअल रिटर्न आपका अक्टूबर में ही फाइल हो गया तो भाई अक्टूबर में फाइल हो गया ना, तो एनुअल रिटर्न फाइल हो गया तो उसके बाद पिछली साल का आप क्रेडिट नहीं ले सकते। मतलब जिस साल का एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है उस साल का अभी क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी एंड द रीजन देयर ऑफ। टाइम लिमिट क्या है आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो हमने देख लिया। ठीक है ना, ओके। ये टाइम लिमिट जो है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, ये जो आपने कंडीशन पढ़ा, कहीं पे आपने ये देखा क्या कि रेसिपिएंट को वो इनवॉइस का पेमेंट कर देना रहेगा आईटीसी क्लेम करने के लिए? ऐसा तो लिखा ही नहीं भाई ये कहीं कंडीशन में कि रेसिपिएंट को इनवॉइस का पेमेंट करना ही है आईटीसी क्लेम करने में, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, फॉर क्लेमिंग द आईटीसी it is not necessary then the payment should be made. However, the payment has to be made within 180 days from the date of issuance of invoice. Otherwise what will happen? तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया है 180 दिन बीतने के बाद जो महीना आएगा ना, और उस महीने का 3 भी आएगा, उसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो देखिए वही यहाँ पे चर्चा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी है इस पे, इंपॉर्टेंट इसको मार्क किया जाए। ओके, क्या बोला जा रहा है ये सेक्शन, तो ये मैं बताता हूँ आपको। ये कहाँ पे लिखा है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का एक प्रोवाइजो है, वहां पे ये बात लिखा है। अब ये प्रोवाइजो में क्या लिखा है, पेमेंट फॉर द सप्लाई इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, तो सप्लाई के लिए पेमेंट करना कोई प्री कंडीशन नहीं है आईटीसी को अवेल करने के लिए, बट इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। लेकिन अगर जो पेमेंट नहीं होता है 180 दिन में, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, देन आईटीसी अवेल्ड शैल बी रिवर्स्ड। तो देन इन दैट केस आईटीसी अवेल्ड शैल बी रिवर्स। तो गवर्नमेंट क्या कहती है आप बता सकते हैं? गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि देखो भाई, हम आपको आईटीसी दे रहे हैं ना, तो ये मान रहे हैं कि आप 180 दिन में पेमेंट कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और इसीलिए हम आपको आईटीसी दिए। लेकिन अगर जो आपने 180 दिन में भी नहीं पेमेंट किया ना, फिर ठीक नहीं होगा। फिर क्या होएगा, फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा जैसे ही 180 दिन कंप्लीट हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ओके, और आपको आईटीसी रिवर्स करना है तो ऐसा नहीं कि बस आप आईटीसी रिवर्स कर दोगे और काम खत्म हो जाएगा। अगर जो उस आईटीसी अवेल्ड आईटीसी को आपने यूटिलाइज किया रहेगा ना टैक्स पेमेंट के लिए, तो जो पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन है और जो रिवर्सल है, ठीक है ना, जब आपने यूटिलाइज किया और जब आपने रिवर्स किया, इसकी बीच की पीरियड में जो आईटीसी है ना, उस पे 18% के रेट से
इंटरेस्ट भी चार्ज होगा अंडर सेक्शन 50, ठीक है, वही यहाँ पे बोला है। और देखिए ये जो आपका आईटीसी रिवर्स कर दिए, आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं। कब क्लेम करेंगे? रिक्लेम कभी करेंगे? जब भी आप फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। ओके, और देखिए जो हमने वहाँ पे ऊपर लिमिट पढ़ा ना, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, कि यही टाइम लिमिट है आईटीसी को अवेल करने के लिए। ये टाइम लिमिट री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए नहीं अप्लीकेबल है। ओके, और एक मजे की बात, ये जो री अवेलमेंट है ना, वो पार्शियल भी हो सकता है। मतलब क्या, आधा इनवॉइस का पेमेंट किए हो, आधा नहीं किए हो ना, तो जो आधा नहीं किए हो वही रिवर्स करना है, और उसी को जब भी पेमेंट करोगे तो रिक्लेम करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये प्रोविजन क्या बोलता है, देखते हैं। तो अभी ये रिवर्सल कैसे होगा, तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप क्या करो, एक तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में जो आईटीसी आपने क्लेम किया था उसको जोड़ दो, ठीक है, या फिर क्या करो, आईटीसी से आप रिवर्स कर डालो आईटीसी को, ठीक है। ओके, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम लग जाएगा इफ इट इज पेएबल ओनली इफ अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइज फॉर टैक्स पेमेंट। अगर जो आपने अवेल्ड आईटीसी का यूटिलाइजेशन भी कर लिया है टैक्स के पेमेंट के लिए, देन इन दैट केस उस पर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। ओके, आगे क्या बोलता है, रिक्लेम्ड ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड। रिक्लेम होगा कभी होगा, जब भी आप पेमेंट करोगे। तो वही बोला जा रहा है, when the payment made by him toward the such supply along with tax, ठीक है। तो रिक्लेम कभी करेगा, तो जब वो पेमेंट कर लेगा सर्च सप्लाई का, और समझ लीजिए पेमेंट टैक्स के साथ होना चाहिए। ओके, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। मतलब क्या, ये जो कैप था ना, कब तक आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, वो रिक्लेम में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप पेमेंट करो फ्यूचर में, 2 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल ज़्यादा हो गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हो। ओके, अब ये जो पेमेंट वाला केस था ना, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन फॉर द पेमेंट मेड विद इन 180 डेज। जो 180 डेज में पेमेंट होना चाहिए उसका कुछ एक्सेप्शन भी है। देखिए एक्सेप्शन क्या है। सबसे पहला है सप्लाई अंडर आरसीएम। अगर कोई आरसीएम में सप्लाई हुआ है तो उस पर तो जो रेसिपिएंट है उसे ही टैक्स भरना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई हमको इस केस में इस बात से मतलब नहीं है कि आप सप्लायर को क्या कर रहे हो, आप क्या करो, आरसीएम का पेमेंट करो, ठीक है ना, आपके 3B में पेमेंट करो और उसका क्रेडिट लेकर के जाओ, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। जो डिम्ड सप्लाई वाले केस है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, स्टॉक ट्रांसफर वाले जो केसेस होते हैं वहाँ पे, या फिर और भी कोई ट्रांजेक्शन जिसको हम डिम्ड सप्लाई बोलते हैं, या फिर कोई कैपिटल एसेट पे आप आईटीसी लेकर के उसको बेच रहे हो, वहाँ पे हमको जिसको हम डिम्ड सप्लाई मानते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसको हम डिम्ड सप्लाई मानते हैं। तो वहाँ पे नहीं कंसिडरेशन रहेगा तो उसके पेमेंट की बात ही नहीं आएगी, वैसे ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ये तीसरा क्या है, देखिए, एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। कुछ समझा? नहीं समझा रहेगा, फिर से बोलता हूं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इसका मतलब क्या, इस एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी से मिस्टर ए ने एक गुड्स खरीदा। ओके, तो मिस्टर ए ने क्या हुआ, वो रेसिपिएंट है। अब ये जो गुड्स खरीदा ना, उससे ये भी क्या कर रहे हैं, कोई सामान बना रहे। वो किसके लिए बना रहे हैं, मिस्टर सी के लिए बना रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मिस्टर सी कौन है, रेसिपिएंट है, और मिस्टर सी के लिए सप्लायर है ये मिस्टर ए। तो ये बोल रहा है कि ये सप्लायर के बिहाफ में ये रेसिपिएंट इनको पेमेंट कर दिया, ऐसा केस, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि इसने ये पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे अब ये नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे, ठीक है ना, लायबल टू पे बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर वाज लायबल टू पे बट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। समझ रहे हैं, ऐसा केस। तो वहां पे भी ये क्या है, एक्सेप्शन फॉर द पेमेंट मेड विद इन 180 डेज। ओके, तो ये तो मैंने आपको प्रोविजन बता दिया। अब इस पे जो सम्स है ना, वो सम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा। ओके, सबसे पहले पेज नंबर 26 पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखने के लिए।
पेज नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है? ड्यू टू अ क्वालिटी डिस्प्यूट, ठीक है, PZP लिमिटेड withheld पेमेंट ऑन अ मशीन सप्लाइड बाय अ वेंडर टिल इट कुड बी रेक्टिफाइड। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? PZP लिमिटेड है, उन्होंने पेमेंट अपने पास ही रख लिया, विथ हेल्ड कर लिए हैं ऑन अ मशीन, जो एक मशीन खरीदे हैं, जो एक सप्लाई वेंडर के द्वारा सप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये कब तक? जब तक ये मशीन में जो डिफेक्ट है उसे वो रेक्टिफाई ना कर दे, ठीक है, वेंडर। अभी क्या बोला जा रहा है? मोर देन 180 डेज वेंट बाय इट्स डिस्प्यूट। और क्या हुआ मालूम है? ये जो वेंडर और PZP के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसका 180 दिन से ज्यादा हो गया। ओके, तो क्या बोला जा रहा है? द क्रेडिट टेकन बाय PZP ऑन द इनवॉइस नीड टू बी पेड रिवर्स along with interest in GSTR 3 be furnished for the month after completion of 180 days। तो 180 डेज जिस महीने में कंप्लीट हो रहा है उस महीने का जो 3B आएगा उसमें भर देना, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये रिवर्स कर देना। ओके, और इसके दो रास्ते देखो, या तो पे कर देना या तो रिवर्स कर देना। ये आउटपुट वाला हो गया और ये ITC से रिवर्स कर देना, ठीक है। ओनली आफ्टर वेंडर रेटिफाइड द मशीन एंड PZP रिलीज द पेमेंट कुड PZP टेक द क्रेडिट अगेन। और क्या बोला जा रहा है? ठीक है, आप एक बार रिवर्स कर दो। जब PZP और वेंडर के बीच का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा और PZP वेंडर को पेमेंट कर लेंगे, देन ओनली ही वो रिक्लेम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, वो रिक्लेम करेंगे तो क्या इंटरेस्ट का भी करेंगे क्या? नहीं नहीं, बस जो टैक्स कंपोनेंट है उसको ITC क्लेम करने को मिलता है, इंटरेस्ट पेनल्टी का कभी नहीं मिलता ITC। हाँ, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ पर्सन टेक ITC विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई along with टैक्स? ओके, तो क्या बोला जा रहा है? क्या कोई पर्सन ITC क्लेम कर सकता है बिना पेमेंट किए इनवॉइस का विथ टैक्स? क्या आंसर है बताइए? यस, यस ITC क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये प्री कंडीशन नहीं है कि पेमेंट होना ही चाहिए ITC क्लेम करने के लिए। हाउएवर, पर्सन हैज टू मेड पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इफ पर्सन फेल टू pay the payment within 180 days from the date of invoice, then in that case person required to reverse the ITC, and if the ITC availed was being utilized for the payment of tax, then in that case that ITC need to be reversed along with the interest under section 50. Okay, and the person can reclaim once he make the payment in future, and there is no time limit under which he can reclaim. Okay, तो समझ गए बात आप ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है? What is the time limit for taking the ITC and the reason thereof? ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, हमने देख लिया। उसके बाद से और कौन सा ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है कि कंफर्टेबल P लिमिटेड इज अ रजिस्टर अंडर GST इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो जो कंफर्टेबल P लिमिटेड है वो ओडिशा में रजिस्टर है। P मतलब प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इज रजिस्टर अंडर द GST इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड द स्टील प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है? आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इट हैज रिसीव्ड IT इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर द from the Hi-Fi Information Infotech Private Limited for 11 lakhs excluding 18% GST on 28th of October। ठीक है ना, तो 28th अक्टूबर को 11 lakhs का इन्होंने सर्विस लिया है एक्सक्लूडिंग 18% GST। ठीक है, इनवॉइस फॉर द सर्विस रेंडर्ड वॉज इशूड ऑन 5th नवंबर। तो इनवॉइस कभी इशू हुआ? तो 5th नवंबर को इशू हुआ। ओके,
अब यहाँ पे जो जीएसटी है 18% वो कितना होएगा, तो अगर जो इस पे आप 18% अप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,98,000 रुपीज। ठीक है। कंफर्टेबल पी लिमिटेड मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 4,20,000, तो इन्होंने क्या किया है 4,20,000 का पेमेंट कर दिया है। ओके, टोटल पेमेंट कितना है इनका बताइए। तो अगर जो आप टोटल पेमेंट आप इनका निकालेंगे, टोटल पेमेंट आ कितना रहा था, तो आ रहा था 11 लाख प्लस 1,98,000 करूँ तो 12,98,000। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उन्होंने 30 नवंबर को पेमेंट कर दिया है। बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाईफाई इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड है वो सेटिस्फाइड नहीं है भाई सर्विस से। ठीक है ना, तो अनहैप्पी है, इसके लिए से इनको इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट, उन्होंने बैलेंस पेमेंट किया ही नहीं। बैलेंस कितना आएगा, तो देखो 12,98,000 में से 4,20,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। डिफिशियंसी इन द सर्विस रेंडर वॉज मेड गुड बाई हाईफाई इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड बाई 15 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये देखो 15 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को उसने सही करके दिया। ओके, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन द 6 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और उन्होंने 6 जुलाई को पेमेंट किया। ठीक है ना, जो बैलेंस था। तो देखो जो ये है ना कितना आईटीसी है 1,98,000, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना इस पे उनका पेमेंट बाकी है, पेमेंट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, पेमेंट पेंडिंग। तो ये वाला जो पेमेंट पेंडिंग है इस पे वो आईटीसी क्या करेगा, जो 180 दिन में नहीं पेमेंट करेंगे तो उनको इतना रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखते हैं 180 दिन कंप्लीट कभी होता है। तो 5 नवंबर को इन्होंने इनवॉइस कटा था इन पे। तो देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो मई में 5 तारीख का एक दिन पहले, तो 4 मई को 180 दिन कंप्लीट होता है। इस दिन तक तो ये पेमेंट किए ही नहीं थे। ये पेमेंट कभी किए, ये तो जा करके 16 जुलाई को पेमेंट किया। तो क्योंकि वो 16 जुलाई को पेमेंट किए, 4 मई को 180 दिन कंप्लीट हो गया। तो जब ये मई का 3B फाइल करेंगे तो आईटीसी उनको रिवर्स करना पड़ेगा इतने का। ओके, और जब ये जुलाई में पेमेंट कर दिए तो जब ये जुलाई का रिटर्न फाइल करेंगे अगस्त में 20 अगस्त को, तो उस समय पे ये आईटीसी को रिक्लेम कर लेंगे। समझ रहे हैं बात आप, वही यहाँ पे आपको आंसर में लिखा है। ठीक है, आप आंसर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए हम आते हैं अपने मेन प्रोविजन पे। तो ये मेरा डिस्कशन था प्रोवाइजर टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो पेमेंट की बात करता है कि पेमेंट पे आईटीसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। ठीक है, अब ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 क्या है ना, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को कवर करता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कुछ ऐसा था, ऐसा समझिए कि मैं एक रजिस्टर पर्सन हूँ। ओके, मैं आईटीसी क्लेम करना चाहता हूँ। एक सप्लाई था मेरा दिसंबर में। ओके, लेकिन मेरे को उसका इनवॉइस नहीं मिला था। तो मैं क्या हुआ, मैं दिसंबर में आईटीसी नहीं क्लेम किया। ओके, जनवरी में नहीं क्लेम किया, फरवरी में भी नहीं क्लेम किया। लेकिन जैसे मैं फरवरी में था ना, मेरा रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गया, मतलब कैंसिल के लिए ऑर्डर आ गया मेरे को। ओके, अब क्योंकि ऑर्डर आ गया तो अब तो मैं 3B फाइल ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ही एक्टिव नहीं है। ओके, अब ये मैं 3B फाइल नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ, ऐसे होते होते नवंबर पास हो गया। अब नवंबर पास हो गया तो अभी 30 नवंबर खत्म हो गया। तो अभी क्या बोलेंगे समझ लो, बाद में मेरे को अगली साल के मार्च में रजिस्ट्रेशन मिला, मतलब कि मेरा जो कैंसिलेशन था रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर उसको रिवोक कर दिया गवर्नमेंट।
तो मैं आईटीसी क्लेम करने गया तो वो तो बोल रहे कि अरे भाई तुमको तो नवंबर में ही कर लेना चाहिए था, इतना लेट तुम नहीं किए। तो मैं बोलूँगा अरे मैं कैसे करता था, जो आपने टाइम लिमिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में दिया है वो टाइम तक तो मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं एक्टिव था, तो मैं आईटीसी क्लेम कैसे करता साहब। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, रुक जाओ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में जो आपको आईटीसी रहेगा ना, सेक्शन 30 सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट है वो लिमिट, या फिर जब भी आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन का ऑर्डर और रिवोक हो जाता है उसके 30 दिन तक आप रिटर्न फाइल करके ये आईटीसी क्लेम कर लेते हो, तो नो इशू विच एवर इज लेटर। आप समझ रहे हैं। तो ये 16 सब सेक्शन 4 का टाइम, या फिर जब भी आपका ऑर्डर फॉर कैंसलेशन रिवोक हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर फाइल कर देते हो, इनवॉइस को दिखा देते हो तो भी चलेगा। ओके, यही ये पूरा है, इजी है, आप एक बार देखोगे तो पूरा ये समझ जाएगा। ओके, अब जो अगला क्लैरिफिकेशन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो है ही है, और साथ ही में ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ही यूज होता है। अगर जो आप सीए के स्टूडेंट हो या फिर आर्टिकलशिप कर रहे हो किधर, ये प्रोविजन आपको आगे आना और किसी को समझा दिए ना तो वो भी खुश हो जाएगा कि अरे इसको ये भी आता है। ओके, तो देखते हैं ये क्या है। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 of CGST Act 2017 in respect of the RCM supply received from unregistered person। के तो आप पहले ये बताओ, जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हैं तो उसमें इनवॉइस कौन बनाता है, तो वहां पे तो सेल्फ इनवॉइसिंग की बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है, सेल्फ इनवॉइसिंग के रिस्पेक्ट में क्या टाइम लिमिट है आईटीसी क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, उसकी बात चल रही है। तो देखो क्या बोला जाता है, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। तो जिस साल में रेसिपिएंट वो इनवॉइस इशू करता है, ठीक है ना, जिस फिनेंशियल ईयर में, उस फिनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद सक्सीडिंग फिनेंशियल ईयर के 30th ऑफ नवंबर और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर, वहां तक वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला जाता है, आईटीसी तो वो तभी क्लेम करेगा जब वो टैक्स पे कर देगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू पेमेंट। तो यहाँ पे इसको ही पे करना है ना, आरसीएम में खुद को पे करना है और खुद को क्रेडिट लेना है, तो भाई तेरे को खुद को पेमेंट कर देना है। और साथ ही साथ सेक्शन 16 के जो दूसरे कंडीशन है वो तेरे को सेटिस्फाई करना है, और सेक्शन 17 में तेरा वो क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखिए, तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, if the invoice is issued after date of time of supply then recipient shall be liable to pay interest and penalty। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, ऐसा आप समझिए, एक इनवॉइस है जो 2020 का है, ठीक है, 2020 में कोई आपने ऐसा सर्विस लिया था जिस पे आरसीएम में टैक्स लगना था, आपने वो सर्विस पे टैक्स भरा ही नहीं, ठीक है ना, आपने सेल्फ इनवॉइसिंग की ना उसमें टैक्स भरी। अभी 2024 में आकर के आप क्या करते हो, सेल्फ इनवॉइसिंग करते हो, तो क्या बोलता है लॉ कि 2024 में किए ना, ठीक है, तो 2024 में किए तो फिनेंशियल ईयर 24-25 का आपको तो 30 नवंबर 2025 तक टाइम है, तो आप क्लेम कर सकते हो। सोचो 2020 की सर्विस का आप अभी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस लगेगा, तो 2024 में इनवॉइस इशू हुआ, फिनेंशियल ईयर 24-25 में तो 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है आप वो तो क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो सर्विस था इसका टाइम ऑफ सप्लाई कभी था, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो 2020 में ही था, तो उस समय आपने टैक्स तो भरा नहीं, तो अब टैक्स भर रहे हो ना, तो ये जो पीरियड गैप है 4-5 साल का, उसका इंटरेस्ट भी साथ में भरना। समझे मतलब क्या, जब भी आरसीएम का लेट पेमेंट होता है तो जो इंटरेस्ट है वो तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन जो टैक्स है उसका आपको आईटीसी मिल जाता है, आप 2 साल बाद भी 4 साल बाद भी पे किए तो। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आरसीएम पे बहुत सारे लायबिलिटी आते हैं। जब आप काम करोगे ना तो देखोगे आरसीएम में लोगों से गलती होता ही है, क्योंकि सामने वाला टैक्स नहीं लगाता है और हमको लगता है टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, और बाद में जब ये असेसमेंट होता है तो मालूम पड़ता है भाई इस पर तो टैक्स लगा था, आपने भरा नहीं, तो ठीक है अभी इंटरेस्ट के साथ भरो।
तो जो इंटरेस्ट है उसका तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैक्स कंपोनेंट है फॉर दैट यू वुड बी एबल टू क्लेम द आईटीसी बेस्ड ऑन द ईयर इन विच इनवॉइस हैज बीन इशूड। ओके, तो देखो अभी जो अगला क्लैरिफिकेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017 इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट। तो ये डेबिट नोट के बारे में बात करता है कि डेबिट नोट के रिलेटेड क्या टाइम लिमिट है। तो देखो क्या बोला जाता है कि जो टाइम लिमिट शैल बी बेस्ड ऑन द डेट ऑफ डेबिट नोट। तो जो डेबिट नोट का डेट रहेगा उसके बेस पे टाइम लिमिट डिसाइड किया जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में। ओके, एंड उस बेसिस पे नहीं कि ओरिजिनल डेट का इनवॉइस क्या था। इसका क्या मतलब है बताइए साहब। तो देखिए एक इनवॉइस था 132024, ठीक है। अब इसमें एक डेबिट नोट इशू हुआ 442024, तो ये कभी का इनवॉइस है 23-24 का। ये कभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है 24-25 का, ठीक है। ये 24 है तो 24-25 का है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके हिसाब से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लगेगा और यहाँ पे इसके हिसाब से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लगेगा। इस पे 2 एग्जाम्पल भी है, समझाता हूँ, बात खत्म हो जाएगा। तो ठीक है ना, इलस्ट्रेशन पे चलते हैं हम। 6 और 7 अपने को देखना है, पेज नंबर 27। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है देखिए, और डेबिट नोट डेटेड 7th of July 2024 is issued in respect of the original invoice dated 16/3/2024, ठीक है। तो देखो ये है, ये कौन से ईयर से रिलेशन दिखाता है 2024-25 से रिलेशन दिखाता है। ये कभी से दिखाता है 2023-24 से रिलेशन दिखाता है। ओके, as the invoice pertain to financial year 23-24, the relevant financial year for availment of ITC in respect of the said invoice in terms of section 16 subsection 4 shall be financial year 23-24, जो मैं आपको बोला। However, as the debit note has been issued in the financial year 24-25, the relevant financial year for availment of ITC in respect of the said debit note shall be financial year 24-25 in terms of section 16 subsection 4। ओके, बात समझा रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपका एग्जाम्पल 6 था वो भी खत्म हुआ। अभी आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। क्या बोल रहा है देखो, हरक्यूलस मशीनरी डिलीवर अ मशीन टू XYZ, ठीक है। तो हरक्यूलस मशीनरी डिलीवर करता है एक मशीन किसको, XYZ को। अ मंथली रिटर्न फाइलर अंडर GST, ठीक है ना, जो मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करता है। 2 ऑप्शन रहता है, QRMP और मंथली। तो ये मंथली बेसिस पे फाइल करता है, 95% लोग मंथली में ही है। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी अंडर इनवॉइस नंबर 49 डेटेड 28 ऑफ जनवरी 2024, ठीक है। तो जनवरी में 28 जनवरी को डिलीवरी हुआ है, एक इनवॉइस इशू किया है जिसका इनवॉइस नंबर 49 है 28 जनवरी 24 को। ओके, फॉर 4,15,000 प्लस GST एंड अंडरटूक ट्रायल रन, ठीक है, एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द XYZ, ठीक है। तो उसने लिया, उसके बाद से ट्रायल रन उसका स्टार्ट हो गया, कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, जैसा XYZ का रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पे, ठीक है। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी वॉज कवर इन द डेबिट नोट। तो देखो यहाँ पे पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रायल रन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रायल रन है, कैलिब्रेशन है, उसके लिए सेपरेट एक जो पैसा लग रहा है डेबिट नोट के थ्रू लिया जा रहा है। ओके, डेबिट नोट रेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ये कभी रेज हुआ, अप्रैल 24 में रेज हुआ। तो ये 24-25 में चले गया, कितने का, 50,000 का प्लस GST, ठीक है। XYZ डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टिल द नवंबर 2024, ठीक है।
आगे क्या बोलता है, द टाइम लिमिट टू अवेल द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पीरियड ऑन द सप्लाई ऑफ इनवॉइस नंबर 49 वुड बी 30th November 2024 और एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सिंस द डेबिट नोट इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, क्योंकि डेबिट नोट अगले फिनेंशियल ईयर में रिसीव्ड हुआ है, द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC अवेलेबल ऑन 50,000 इज 30th November 2025. ओके, earlier of the date of filing of annual return for the preceding financial year or the 30th November of the succeeding financial year whichever is earlier। ठीक है, तो कैसा लगा साहब ये मेरा डिस्कशन सेक्शन 16 पे? क्या आपको चीज़ें समझ में आई? अगर जो चीज़ें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर चीज़ फ्री में दे रहा हूँ यार। आप जा करके देखो, किसी भी टीचर्स का वीडियो इतना डिटेल में कहाँ कोई फ्री में पढ़ा के देता है। मैं दे रहा हूँ ये फ्री में और आपसे मांग क्या रहा हूँ? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बस इतना ही करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसके दूसरे टॉपिक्स हैं, सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 49 है, उसको कवर करने के लिए। थैंक यू।